Hello everyone, welcome to all of you and my YouTube channel SK Academy for GS। मैं शिव शक्ति चौहान SK Academy for GS में आप सबों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने कल संविधान की एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हम लोग स्टडी से रिलेटेड बातें की थी। उसमें हमने बताया था कि हमें संविधान के लिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था को कैसे कैसे पढ़ना है, उसका एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या महत्व है, सारी बातों को हमने एक गहन डिस्कशन हल्का सा किया था। आज हम लोग अपनी कक्षा को आगे प्रारंभ करेंगे। तो हमने बताया था कि डायमेंशन और फेसेट के हिसाब से हम लोग अपनी पढ़ाई की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग को जो इंट्रोडक्शन या बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसको हम लोग डायमेंशन 1 में रखते हुए, तो हम लोग अगर बात करें डायमेंशन 1 में, डायमेंशन 1 में आप लोग को क्या, डायमेंशन 1 में आप लोग लिखिएगा। हाँ, आप लोग अपना नोटबुक बनाते चलिएगा। आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, लेकिन आपका जो एक नोटबुक होगा वही आपका सबसे हेल्पफुल होगा। उसी से आपका लगभग, अगर आप एक बुक को पढ़ते हैं तो लगभग आपका, जैसे कि जिस बुक को आप पढ़िएगा तो आप 10 घंटे में किसी भी को रिवाइज कीजिएगा, अपना जो नोट्स होगा, अपना नोट्स इसलिए बनाने की बात हम कर रहे हैं कि अपना जो नोट्स होगा उसको जहाँ 10 घंटा लग रहा होगा 1 घंटे में आप रिवाइज कर पाइएगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आप अपना नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, डायमेंशन 1 में आप लोग को पढ़ना क्या है, एंड ओवरव्यू ऑफ इंडिया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडिया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी का बात करें तो हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं भारतीय संविधान एक परिचय, अर्थात यह परिचय से संबंधित क्लास होगा। डायमेंशन में बहुत सारे अध्याय होते हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारे इसमें फेसेट भी होंगे। तो फेसेट के अनुसार हम बात करें तो फेसेट 1 जो आता है, फेसेट 1 का हम अगर बात करें तो फेसेट 1 है द रिलेशनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर हिंदी का अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं फेसेट 1 भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था में संबंध। The relationship in Indian Constitution and polity. Facet 2 है आपका संविधान। हम लोग facet 1 पढ़ेंगे, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में संबंध। उसके अनुसार हम लोग ये जान जाएंगे कि संविधान है क्या, संविधान किसे कहते हैं। जब ये हम जान जाएंगे, इसका जब हम संबंध समझ लेंगे, उसके बाद हम फेसेट 2 में संविधान व इसके प्रकार पढ़ेंगे। इसके कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार। तो हम बात करें इसके कितने प्रकार हैं। 2 प्रकार से हम लोग इसको जानते हैं, 2 प्रकार। तो एक होता है दस्तावेज के आधार, दस्तावेज के आधार। एक तो बंटवारा हम दस्तावेज के अनुसार हम कर सकते हैं,
इसको हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। दूसरा हम बात करें निहितार्थ, निहितार्थ के आधार पर संविधान, अर्थात हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एसेंस, एसेंस के आधार पर और डॉक्यूमेंट के आधार पर हम दो आधार से हम लोग संविधान का बंटवारा कर सकते हैं। यानी कि दो आधारों पर हम लोग संविधान को देखेंगे कि किस तरीके से संविधान को दो भागों में बांटा गया है। चलिए हम बात करते हैं। हाँ, इससे पहले हम लोग थोड़ा बुक का हम बात करें, जो हमने कल बताया था आप लोगों को कि इसमें कौन कौन से बुक आपको रेफर करने होंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, हम यहाँ पर लिखते हैं बुक, कौन से बुक आपको लेना है। तो एनसीईआरटी का 2 बुक लेना है, एनसीईआरटी का 2 बुक लेना है। फर्स्ट बुक जो होगा आपका 11th स्टैंडर्ड का होगा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का आपको 2 बुक लेना है। एक 11वीं क्लास का बुक लेना है, इसको इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वर्क, भारतीय संविधान का। इसका जब फर्स्ट पेज आप लोग खोलेंगे, जब ही आपका फर्स्ट चैप्टर खुलेगा इस बुक का, अब ये बुक आपको हिंदी मीडियम में भी आसानी से मिल जाएगा। हम यहाँ पर हिंदी मीडियम से ही पूरा ये चैनल जो हम बनाए हैं इसके एकेडमी फॉर जीएस, यह पूर्णतः हिंदी मीडियम चैनल है। आप लोग को हिंदी मीडियम में बुक लेना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। आप लोग जब भी आपके बुक स्टॉल पर जाके 11th स्टैंडर्ड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क न्यू एनसीईआरटी कह के मांगिएगा, आपको स्टॉल वाले, बुक स्टॉल वाले आसानी से दे देंगे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्यों और कैसे, हाउ एंड व्हाई एंड क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। यहाँ पर हम बात करें कि कैसे पढ़ना है। अब आप लोग किताब लेते हैं, किताब चैप्टर निकालते हैं और सीधे क्या करते हैं, जब भी आप लोग का एक मोटा लेटर आता है तो आप लोग सीधे सीधे अंडरलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये रंगारंग कार्यक्रम आपको नहीं करना है, रंगारंग कार्यक्रम आपको नहीं करना है। इसमें जब आप पूरा इसको पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, तो उसमें कुछ मिलेगा आपको अभ्यास को, अभ्यास प्रश्न को, ये प्रश्न के अभ्यास प्रश्न के हिसाब से उसको आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। और ज्यादा नहीं, आप लोग शुरुआत कीजिए 100-150 वर्ड से, मोटा-मोटी 100 या 150 वर्ड आप लोग शुरू लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपका जब जो समझ विकसित होता जाएगा, जो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से होते जाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी लिख पाइएगा। अब दूसरा हम बुक का बात करें तो दूसरा बुक भी आपका एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी का 12th है, 12th स्टैंडर्ड का। आई है ना आपको ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी का जो बुक होगा डेमोक्रेसी इन इंडिया इश्यू एंड चैलेंजेस, डेमोक्रेसी इन इंडिया इश्यू एंड चैलेंजेस, मतलब स्वतंत्र भारत में मुद्दे एवं चुनौतियां, स्वतंत्र भारत में मुद्दे एवं चुनौतियां, ये आपका दूसरा बुक हुआ। इसको आपको ओल्ड एनसीईआरटी लेना है,
दोनों ही हिंदी मीडियम से आप लोगों को किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो आप लोग गूगल सर्च भी कर सकते हैं और उसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं या उसको निकाल कर भी पढ़ सकते हैं। तीसरा बुक अगर बात करें तो तीसरा बुक आपका होगा आवर कॉन्स्टिट्यूशन भाई सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप। चौथा बुक का बात करें आवर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद, विधायिका जिसको बोलते हैं, ये भी आपको लेना है सुभाष कश्यप। ये एनबीटी से मान्यता प्राप्त है। ये दोनों ही एनबीटी से मान्यता प्राप्त है, नेशनल बुक ट्रस्ट है। यह मानव संसाधन द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है, जिसका अभी आप लोगों को पता होगा मानव संसाधन विकास को हटा करके अब शिक्षा विभाग कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, उसी से मान्यता प्राप्त होगी। तो ये दोनों पतली पतली किताबें होंगी, लगभग आपको 150 से 200 के आसपास में आपको मिल जाएंगे और ये 20 से 200 का मतलब 300 से 400 का आपका बुक हो जाएगा। यहाँ हम ये भी बताते चले आपको कि आप लोग जिस बुक का आप लोग सोच रहे होंगे उस बुक का भी हम आपको नाम लिखने जा रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत लगभग सभी स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, आपको मालूम ही होगा, लेकिन हम इस बुक का हम बात नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं कि इसका बुक से आप पढ़ते हैं तो 15 आपको क्वेश्चन लड़ जाएगा, लेकिन मेंस के लिए सहायक नहीं है, जीएस पेपर 2 के लिए सहायक नहीं है। आना ही आपको जिस बच्चों का ऑप्शनल अगर है इंडियन पॉलिटी एंड आईआर होगा उसके लिए सहायक नहीं होगा। वहां पर आपको यही 4 बुक काम आएगा। और इसके अलावा इस बुक को पढ़ने का सजेशन हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह लगभग 1500 से 2000 पेज का बुक है, जिसको आप पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं आपको 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी, न्यू 11th एनसीईआरटी 12th का ओल्ड एनसीईआरटी, इसके अलावा आवर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड आवर पार्लियामेंट बाय सुभाष कश्यप। तो हमने जो भी बुक का हम कल बात किए थे उसके बारे में हमने एक लिस्ट रखा आपके साथ। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसको मिटा हमने कल बात की थी कि स्ट्रेटजी किस तरीके से आप लोगों को रखना है, किस तरीके से आपको स्टडी तैयार करना है। तो चलिए हम आज बात करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट में आएगा कुछ क्वेश्चंस हम लिखवाते हैं, उसके बाद हम इस सेट 1 पर हम आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन का हम अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अभ्यास, आप लोग लिखिएगा अपना नोट्स में अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है अभिमन्यु संविधान में फर्क बताना। दूसरा नंबर क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है लिखित व अलिखित संविधान क्या अंतर है।
तीसरे क्वेश्चन का बात करें तो लोकतंत्र व अलोकतंत्र संविधान में क्या अंतर है। चौथे क्वेश्चन का बात करें, चौथे क्वेश्चन देश की सर्वोच्च विधि, देश की सर्वोच्च विधि संविधान होता है। व्याख्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है। व्याख्या करें, दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पर 4 क्वेश्चन लिखा गया है और भी हम 3-4 क्वेश्चन का हम बात करेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा बोर्ड दिखता है। संविधान से क्या करते हैं। संविधानवाद से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 5 चर्चा करें। आगे हम बात करते हैं संवैधानिक नैतिकता। संविधानवाद की गारंटी देता है। संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता संविधानवाद गारंटी देता है। क्या इस बात से सहमत है तर्क सही उत्तर इसमें धन्यवाद से क्या चर्चा दो क्वेश्चन का और हम बात करेंगे। अगर भारतीय संविधान से संविधानवाद का लोप कर दिया जाए तो भारत के अलोकतांत्रिक देश के रूप में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 7वां क्वेश्चन है, अगर भारतीय संविधान से संविधानवाद का लोप कर दिया जाए तो भारत एक अलोकतांत्रिक देश के रूप में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से
क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधानवाद की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। रूपरेखा प्रस्तुत करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क से व्याख्या करें। आप लोग को जितने भी क्वेश्चन लिखाए हैं रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि मेंस हो, यानी कि जीएस पेपर 2 या जिनका भी पीएसआईआर सब्जेक्ट ऑप्शनल में, उसके लिए यह बहुत ही जो क्वेश्चन है यह बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आता है। जैसे अभिनिवेश व अभिनिवेश संविधान में क्या फर्क है? दूसरा क्वेश्चन आपने लिखा है लिखित व अलिखित संविधान में क्या अंतर है? तीसरा क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व अलोकतांत्रिक संविधान में क्या अंतर है? चौथा क्वेश्चन देश की सर्वोच्च विधि संविधान होता है क्या क्या करें? यह संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है कैसे? यह चर्चा करें, चर्चा करें। उसके बाद हमने लिखा है कि संविधानवाद से क्या तात्पर्य है, चर्चा करें। और उसके बाद हमने लिखा है कि संवैधानिक नैतिकता संविधानवाद की गारंटी देता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो तब सही उत्तर दीजिए। और सातवां क्वेश्चन हमने लिखा है कि अगर भारतीय संविधान से संविधानवाद का लोप कर दिया जाए तो भारत एक अलोकतांत्रिक देश के रूप में तब्दील हो जाएगा। उत्तर में आठवें क्वेश्चन में हमने लिखा है कि भारतीय संविधान में निहित वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधानवाद की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो व्याख्या करें, उत्तर दें। तो अगर आप लोग ले लीजिएगा तो हम आगे निपटाते हैं और इसके बाद हम लोग अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। और आप लोग से हम यह भी कहना चाहेंगे ये जो भी क्वेश्चन है बार बार ये बोल रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। हम इसका आंसर आप लोगों को लिखवाएंगे नहीं यहाँ पर, हम आपको जो हम बताते जाएंगे आपका आंसर क्लियर होते चला जाएगा। जो आंसर क्लियर होते चले जाएगा आप खुद ब खुद इसको लिख पाइएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो हम आपको आगे चल के व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप आंसर पीडीएफ के फॉर्मेट में भेज सकते हैं। कैंपस के आंसर चाहे जिससे भी आप लिख करके आंसर दे सकते हैं। उसको देख करके हम चेक करके आपको आंसर में जो भी आपको कमी होगा उसको हम सजेस्ट करते हुए आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक है। हाँ, आईआर जो सब्जेक्ट था हमने बात छोड़ दी। एनसीईआरटी का जो 12th क्लास का हम बुक बोले थे आपसे, जो ओल्ड एनसीईआरटी का हम बात किए थे, उस ओल्ड एनसीईआरटी लगभग आपको मान के चलिए कि आईआर उसमें रिलेटेड है। बहुत ज्यादा आईआर में आपको मदद करेगा, यानी मेंस में बहुत ज्यादा मदद करने वाला बुक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एसेट 1 का हम बात करते हैं। एसेट 1
हमको जैसे वन क्या लिखना है, संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या समझना है। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातों पर चर्चा करना चाहेंगे जिससे आपका कुछ समझ विकसित हो सके। तो आप लोग याद कीजिए, जब आप लोग 9, 10, 11, 12 में थे तो उसमें आपसे बोला जाता था प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल चाहे साइंस में हो, चाहे सोशल साइंस में हो। सोशल साइंस में ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है। साइंस का यदि हम बात करें तो साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल एक प्रयोगशाला होता है। प्रयोगशाला में आपसे प्रयोग करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है? तो उससे पहले आपको पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के बाद आपको उसी पर प्रयोगशाला में आपको सारे सामान दे दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि इसको आप प्रैक्टिकल के अनुसार प्रूव कीजिए। यानी कि प्रूव करना है आपको, प्रैक्टिकल के अनुसार आप प्रूव करते हैं उसमें। या फिर हम बात करें, आप लोग जब शुरुआती दौर में साइकिल सीख रहे होते हैं तो दो किस्म का लोग साइकिल सीखते हैं। एक जो सीखते हैं डायरेक्ट साइकिल लिए चल दिए, चलाते चला रहे, और एक वैसे हैं जिसको पहले बताया जाता है, सामने देखना है, पैंडल को नहीं देखना है। पैंडल लगा होता है जो कैंची की तरह होता है। और कितने बच्चे होते हैं जो शुरुआती दौर में उस कैंची पर ध्यान देते हैं, और कैंची पर ध्यान देते हैं तो आप लोगों ने देखा हो कि ये आपके साथ भी हुआ होगा, आप गिर जाते हैं। गिरने के बाद आपका शरीर का कुछ हिस्सा पट जाता है, छिल जाता है। तो आपको थ्योरी नहीं दिया गया, और क्या किया गया, सीधे प्रैक्टिकल कराया गया। और एक ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पहले बताया जाता है कि सामने ही देखना है, पैंडल को नहीं देखना है। अब सीखने को दोनों सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहले से डायरेक्ट, अगर हम बात करें कि डायरेक्ट उन्होंने साइकिल चलाना प्रारंभ किया, वो नहीं सीखते, वो भी सीखते हैं, गिरते हुए सीख जाते हैं। और एक बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पहले बताया जाता है अपने दोस्त यार के साथ, या फिर दोस्त यार या फिर घर के गार्जियंस को, उनके बड़े भाई वगैरह सब बताते हैं कि आगे देख करके चलाना है, इधर किधर ध्यान देना है, किधर नहीं ध्यान देना है, वगैरह वगैरह सब कुछ बताते हैं। और उसके अनुसार वो भी सीखते हैं, मगर दोनों में फर्क होता है। उसी तरह से है आपका संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान क्या है? थ्योरी है, यानी कि सैद्धांतिक पक्ष है। और राज्य व्यवस्था क्या है? व्यवहारिक है। इसको आप लोग व्यवहार मानते हैं, व्यवहारिक पक्ष। जैसे हमने बात किया 9th में जब आप रहते हैं तो आपके सर या मैडम क्या करते हैं, पहले थ्योरी लिखवाते हैं और उसके बाद प्रयोगशाला में बना करके आपसे प्रयोग करवाते हैं। वो अलग बात है कि आपने किसी बच्चों ने या किसी स्कूल ने क्या किया कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल के लिए सीधे क्या करवाते हैं, सीधे पैसे लेते हैं। उस पैसे लेने के बाद सीधे क्या करते हैं, उनको पास कर देते हैं। वो भी अलग चीज है, उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे। सीधे थ्योरी क्या किया गया, इसके बारे में थ्योरी दिया ही नहीं गया, और सीधे प्रैक्टिकल लिख लिया गया है, कॉपी में लिख लेते हैं और उसको क्या कर जमा कर देते हैं। उससे भी ज्यादा क्या होता है, या तो उसी को ले लेते हैं, लिया जाता है, या इसके अलावा हम बात करें तो सीधे क्या किया जाता है, कुछ पैसे लेकर के हमको प्रैक्टिकल में पास करा दिया जाता है। वो अलग बात है। आप लोग यह सिविल सर्विस का चैनल है, इसके जीएस, तो आपको यहाँ पर सिविल सर्विस के बारे में जो भी पढ़ रहे हैं सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को
आप लोग आगे चल के शासन प्रशासन में भागीदारी भी करना है। तो आप लोग सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष दोनों जानना है। इसलिए हमने जो फसेट 1 है, जो संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संबंध ही आप लोग के रखा है। तो देखिए हम यूं कहें कि 5 बिंदु है, मान लीजिए कि 5 बिंदु है, 5 बिंदु है ए बी, उसके बाद एक्स वाई जेड, 5 बिंदु है। इन पांचों बिंदुओं को, इन पांचों ही बिंदुओं को जब हम एक दस्तावेज के रूप में संकलित कर दें, पांचों बिंदु को एक दस्तावेज के रूप में संकलित कर दें और उसी को देश के शासन और प्रशासन में प्रशासन चलाने के लिए संचालित करें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। और जब उसको हम व्यवहार में लाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? राज्य व्यवस्था बोलेंगे। यानी तो 5 बिंदु हमने क्या बोला? ए बी सी और एक्स वाई, या फिर ए बी एक्स वाई जेड, यही बोला। तो उसको हमने बोला कि वो जो 5 बिंदु है उसको अगर हम दस्तावेज के रूप में संकलित करते हैं तो वो हमारा सैद्धांतिक पक्ष होता है। सैद्धांतिक पक्ष होता है तो वो क्या करता है? संविधान का व्याख्या करता है। और उसको जब हम व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं तो व्यवहार में जब लाते हैं तो वहीं पर राज्य व्यवस्था का जन्म हो जाता है। राज्य व्यवस्था का जन्म वहीं पर हो जाता है। यानी कि देश शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करने के संबंध में दोनों ही जुड़ा हुआ है। इसी के अंदर अगर हम बात की ए बी एक्स वाई जेड, 5 बिंदु का, यानी कि ये जो 5 बिंदु ए बी एक्स वाई जेड, इसको हम देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में हम प्रस्तुत जब करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? सैद्धांतिक पक्ष होगा। और सैद्धांतिक पक्ष होगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। और जब उसको हम लोग व्यवहार के रूप में प्रयोग करेंगे, व्यवहार मतलब उसको हम प्रयोग में लाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे राज्य व्यवस्था। तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। संविधान के अंदर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था चालित करने वाले जो भी बिंदु संकलित है, जो भी बिंदु संकलित है या जो भी तत्व संकलित है, उन तत्वों को जब हम एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? सैद्धांतिक पक्ष होता है। और उसी को हम लोग बोलते हैं संविधान। अब उन्हीं बिंदुओं जो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में सहायक है, उन्हीं 5 बिंदुओं को हम अगर व्यवहार के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब व्यवहार में लाते हैं, तो वहीं पर क्या होता है? राज्य व्यवस्था का जन्म हो जाता है। यूं कहें कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या संबंध है? तो संविधान और राज्य व्यवस्था में संबंध क्या है? चलियो दामन का संबंध है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसा देश की शासन होगा, देश का शासन जैसा मतलब संविधान जैसा होगा, वैसा ही देश की राज्य व्यवस्था भी होगी। यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में यह भी हम कह सकते हैं जैसे संविधान की प्रकृति होगी वैसी ही राज्य व्यवस्था की प्रकृति।
यानी कि हम बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इसको हम लोग बखूबी याद रखेंगे। यानी कि संविधान की जैसी प्रकृति होगी वैसे ही राज्य व्यवस्था की भी प्रकृति होगी। जैसे हम बात करें किसी भी देश के संदर्भ में हम यदि बात करें तो हम अगर लेते हैं अमेरिका, अमेरिका अगर हम कहें कि अमेरिका में संघवाद है तो निश्चित रूप से अमेरिका का बात करें, भारत का बात करें या और भी लोकतांत्रिक देश का हम अगर बात करें तो अगर वहां पर संघवाद है, संघात्मक व्यवस्था में किया गया है, संविधान के अंदर संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिका हो, भारत हो या अन्य लोकतांत्रिक देश हो जहाँ पर व्यवस्था किया गया तो मतलब संविधान में कैसा प्रकृति है, तो संविधान का प्रकृति है संघात्मक। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति आप लोग सीधे सीधे जान सकते हैं कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसा होगा, संघात्मक ही होगा। यानी कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स। अगर इंग्लैंड का वही हम इंग्लैंड का बात करें, इंग्लैंड में जिस एकात्मक, तो अगर संविधान क्या एकात्मक प्रकृति है तो वहां पर पॉलिटिक्स क्या होगा, एकात्मक ही होगा। राज्य व्यवस्था की प्रकृति भी एकात्मक ही होगी। तो यह था हम लोग का फेसेट 1। अब फेसेट 2 का हम बात कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब एसके एकेडमी और जीएस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी फॉर जीएस। मैं श्री शक्ति चौहान एसके एकेडमी फॉर जीएस में आप सबों का पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इससे पहले फेसेट 1 के अंतर्गत कुछ मैथ्स के क्वेश्चन की चर्चा की है। उसके बाद हमने फेसेट 1 के अंतर्गत ये भी बात की कि राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या संबंध है। उसमें हमने बताया कि जैसे मान लिया जाए कि 5 बिंदु हैं। 5 बिंदु क्या है, ए बी एक्स वाई जेड, ये 5 बिंदु हैं। इन पांचों बिंदुओं अगर हम देश के प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के रूप में इन्हीं 5 बिंदुओं का अगर हम प्रयोग करते हैं और उसको हम एक दस्तावेज के रूप में संकलित करते हैं तो वो हमारा होता है सैद्धांतिक पक्ष। उस सैद्धांतिक पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। और जब हम उस 5 बिंदुओं को जो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जिम्मेदार है उसको हम लोग जब व्यवहार में प्रयोग करते हैं, मतलब उसको हम लोग ये प्रयोग करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। अर्थात राज्य व्यवस्था का जन्म वही हुआ है। इसी आधार पर हमने आप लोगों को बताया कि राज्य व्यवस्था और संविधान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये भी बताया बात की हमने कि जैसी संविधान की प्रकृति होगी वैसी ही राज्य व्यवस्था की भी प्रकृति होगी। उसमें हमने यह भी बात किया कि अगर मान लिया जाए कोई लोकतांत्रिक देश का ही अगर हम बात करें, जिसमें हम अगर बात करें यूएसए का, भारत का, तो उसमें हमने बात किया था कि अगर उस यूएसए या भारत में संविधान की प्रकृति संघात्मक है तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी। आप लोग भी जान चुके होंगे कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, संघात्मक होनी। लेकिन जब भी हम बात करें कि अगर हम ब्रिटेन का वही बात करें तो ब्रिटेन में अगर संविधान की प्रकृति संघात्मक मतलब एकात्मक है, तो एकात्मक है तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति भी क्या होगी, एकात्मक ही होगी। चलिए इसके आगे हम अब फेसेट 2 का हम बात करें तो हमने तो कल आप लोगों को संविधान के बारे में पूर्ण रूप से बता ही चुके हैं और आगे हम संविधान के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो संविधान के कितने प्रकार होते हैं, तो संविधान के 2 प्रकार हैं। संविधान को पढ़ते हैं, एक दस्तावेज के आधार पर संविधान को जानते हैं कि नेता
अर्थात डॉक्यूमेंट के आधार पर और एक एसेंस के आधार पर। अच्छा, संविधान जो दस्तावेज के आधार पर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं जानते हो आप? दो प्रकार से, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वही हम बात करेंगे भाग के आधार पर, डेमोक्रेसी एंड अनडेमोक्रेसी, रिटेन एंड अनरिटेन, अर्थात लोकतांत्रिक दो आधार से, निहितार्थ के आधार पर लोकतांत्रिक व अलोकतांत्रिक, दस्तावेज के आधार पर लिखित व अलिखित, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? रिटेन, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशंस, अनडेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशंस। तो चलिए, कल हमने जो आप लोग को संविधान के बारे में जो भी परिभाषा दिया वो एक छोटा परिभाषा, उसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा स्तर पर जाएंगे। तो बड़ा स्तर का हम बात करें, हमने सिंपल क्या बताया कि संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट और कैसा डॉक्यूमेंट है? तो इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वैधानिक मान्यता प्राप्त। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग जो मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन में जो आप लोग को मार्कशीट दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसको भी आप लोग डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बोल सकते? वह डॉक्यूमेंट का प्रयोग आपके लिए किया जाता है, देश के लिए नहीं किया जाता है। अर्थात देश के शासन प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए उस डॉक्यूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया जाता है। इसलिए उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग दस्तावेज नहीं बोलेंगे। तो ये दस्तावेज कैसा होता है? तो सबसे पहले चाहे लिखित संविधान या अलिखित संविधान, संविधान कैसा भी, संविधान कैसा भी हो, संविधान लिखित ही होगा। चाहे वो लिखित संविधान हो चाहे अलिखित संविधान हो, संविधान कैसा होगा? लिखित होगा, लिखित होगा। हम बात करेंगे, आप लोग खुद समझ जाइए कि लिखित और अलिखित में क्या अंतर होता है। तो हमने बात की कि संविधान एक दस्तावेज है जो कि मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। कैसा मान्यता प्राप्त है? वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो इसके आगे हम बात करें कि यह जो डॉक्यूमेंट होता है देश के मूलभूत शासकीय सिद्धांत पर अंतर्निहित होता है। अर्थात हम इसका बात करें तो देश के राज्य के प्रशासनिक, देश के शासनिक प्रशासनिक सिद्धांत, देश के शासनिक प्रशासनिक सिद्धांत, इसमें क्या होते हैं? अंतर्निहित होते हैं। देश के शासनिक प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित, देश के शासनिक प्रशासनिक प्रशासनिक सिद्धांत इसमें अंतर्निहित होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है राज्य, राज्य अब बोल रहे हैं देश। आप लोग सोच रहे हैं राजनीति है यहाँ पर किसी राज्य का बात हो रहा है। राज्य बने रहने के लिए संप्रभुता की जरूरत होती है, और जो भी आप लोग चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, वेस्ट बंगाल से, जहां से हो,
उसको आप लोग राज बोलते हैं, बेशक बोलते हैं, लेकिन आप लोग को पता होगा तो पिछले कुछ जमानों में आजादी से पहले इसको राज नहीं बोला जाता था, इसको क्या बोला जाता था? प्रांत बोला जाता था। तो राज आप लोग जहाँ भी द स्टेट लिखा हुआ द स्टेट और कहीं और स्टेट का संबंध एक राज्य से और द स्टेट का संबंध पूरे देश से होता है। तो आप लोग लिखिए, आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कि संविधान वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अंदर राज्य के मूलभूत शासकीय या फिर शासनिक व प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित होते हैं। अर्थात एक इस दस्तावेज के अंतर्गत हर वे वाक्य होता है जिसका इस्तेमाल देश की शासनिक व प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए किया जाता है। देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए किया जाता है। किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सारी चीज आप लोग अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं? विधायिका, इसको आप लोग लेजिस्लेटिव बोलते हैं। कार्यपालिका, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? और एक न्यायपालिका। यानी राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। और सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका को हम लोग विधि निर्मात्री कहते हैं। यानी कि जो भी कानून आपका बनेगा, पूरे देश में जो कानून लागू होगा उसका जिम्मेवारी किसको? विधायिका। सीधी छोटी भाषा में हम लोग विधायिका को क्या बोलते हैं? अगर देश की भाषा में हम बोलना चाहें तो इसको हम लोग संसद बोलते हैं। यानी केंद्रीय विधायिका को हम लोग संसद बोलते हैं। राज्य विधायिका को हम लोग क्या बोलते हैं? विधानमंडल बोलते हैं। तो यह क्या काम करती है? तो इसका काम है कानून का निर्माण करना, यानी कि कानून का निर्माण का अंग है। दूसरा हम बात करें कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका है कि जो भी कानून है उसे लागू कराने की जिम्मेवारी किसको होती है? कार्यपालिका को होती है। और न्यायपालिका के बारे में आप लोग लिखेंगे। इसका मूल कार्य क्या है? न्याय सुनिश्चित करना। अर्थात न्याय को सुनिश्चित करने का कार्य किसको है? न्यायपालिका को है। तो आप लोग लिखिएगा भारत की केंद्रीय विधायिका को हम संसद कहते हैं और राज्य विधायिका को हम लोग विधानमंडल कहते हैं। विधायिका जब भी कानून बनाती है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखती है। विधायिका जब भी कानून बनाती है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि वह कानून संविधान में वर्णित जो भी उपबंध है उस उपबंध का ध्यान रखे, उस प्रावधानों को चुनौती न दे जो प्रावधानों के विपरीत हो। किसी भी देश के अंदर बनने वाले किसी भी कानून के लिए मानक या प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की बात
की जाए तो उसके कुछ मानक होते हैं, यानी कुछ लैंडमार्क होते हैं, पैरामीटर होते हैं। तो वह कुछ और नहीं देश की बल्कि सर्वोच्च विधि का संविधान होता है। देश की सर्वोच्च विधि क्या होता है? संविधान ही होता है। देश की सर्वोच्च विधि संविधान ही होता है। और जो भी विधायिका जो भी कानून बनाएगी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगी कि उसको वह जो भी कानून बना रहे वह संविधान को चुनौती न दे। अगर जब भी चुनौती देती है तो उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। तो उस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि संविधान की जो प्रकृति होती है, संविधान की प्रकृति कैसे होती है। घबराइए मत। सरकार के जो तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये अपने आप में ही चैप्टर है। इसका हम बाद में बात करेंगे। जब हम लोग डायमेंशन थर्ड में जाएंगे तो हम इसके बारे में विधिवत व्याख्या करेंगे। विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, इसका कार्य क्या है, न्यायपालिका क्या होता है, न्याय को सुनिश्चित करना इसका कार्य होता है। इस सारे कुछ हम लोग आगे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, हाई कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट क्या है, सब हम बात करेंगे। चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं। संविधान की प्रकृति कैसी होती है। हमने संविधान के प्रकार पर थोड़ा सा चर्चा किया, उसके बाद में प्रकृति, उसके बाद दूसरा जो संविधान का निहितार्थ के आधार पर जो संविधान है उसका वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो संविधान की प्रकृति हेडिंग करिएगा, संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति कैसे? संघात्मक होती है। हम अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे यूएसए भारत, तो यूएसए भारत का जो संविधान की प्रकृति कैसा है? संघात्मक है। उसके बाद हम एकात्मक, दूसरा एकात्मक, एकात्मक। तो संविधान की दूसरी प्रकृति कैसी है? एकात्मक है। यानी इंग्लैंड का हम जब बात कर रहे थे उसमें बता रहे थे कि एकात्मक है। तीसरा कैसा होता है? अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक बोली, अर्ध एकात्मक बोली, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग लिखेंगे किसी भी देश का संविधान यह बतलाता है कि किसी भी देश के राज्य व्यवस्था की प्रकृति ठीक वैसी ही होगी जैसे संविधान की प्रकृति है। अगर संविधान की प्रकृति संघात्मक है तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक होगी। अगर संविधान की प्रकृति एकात्मक है तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक होगी। तो इसके अंतर्गत तीन प्रकार के हमने संविधान की चर्चा की। चलिए अगर हम इसको हम एक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वाई। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एक्स प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यानी कि एक को अगर हम संघात्मक को एक्स बोलते हैं, एकात्मक को वाई बोलते हैं, और अर्ध संघात्मक या अर्ध एकात्मक यहाँ पर नहीं बोलेंगे, अर्ध एकात्मक इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जेड बोले तो जेड बोले तो इसको हम लोग दूसरे अर्थ में क्या बोल सकते हैं? एक्स प्लस वाई भी बोल सकते हैं। अर्थात अर्ध एकात्मक क्या है? अर्ध एकात्मक क्या है? इस एक्स प्लस वाई से आपको क्लियर हो जा रहा है कि संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण। अर्ध संघात्मक या एकात्मक क्या है? संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, जिसको आप लोग अर्ध संघात्मक या एकात्मक बोल रहे हैं, दोनों का मिश्रण है।
आगे हम लोग बात करें इन सब के, इन तीनों ही जो भी संविधान की प्रकृति है, तो सरकार के जो तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, ये तीनों में ही समाहित होते हैं। डिफरेंस क्या है तीनों? तो तीनों का अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं संघात्मक का, तो संघात्मक प्रकृति का, जिस देश का संविधान संघात्मक प्रकृति का होगा वहां पर जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका सर्वोच्च स्थान रखेगी और देन उसके बाद लेजिस्लेटिव और उसके बाद एग्जीक्यूटिव। अर्थात हम बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे बड़ा होगा न्यायपालिका, उसके बाद होगा आपका विधायिका, तब होगा आपका कार्यपालिका। वहीं हम अगर बात करें एकात्मक, तो एकात्मक का हम बात करें तो एकात्मक में हम लोग पाते हैं कि सबसे जो बड़ा होता है इसमें, जिसके पास सबसे सर्वोच्च शक्ति होता है, वह है लेजिस्लेटिव अर्थात विधायिका। विधायिका सर्वोच्च स्थान रखती है एकात्मक। जिस देश के संविधान की प्रकृति अगर एकात्मक है तो उस देश का विधायिका सर्वोच्च स्थान रखेंगे। सेकंड हम बात करें तो सेकंड पर जुडिशियरी आएगा। जुडिशियरी सबसे लास्ट में और अर्थसंघात्मक का अगर बात करें उसके बारे में पूछा नहीं जाता है, वहां पर सब होते हैं। हम आगे बात करें कि संविधान का जो सरकार का जो संस्थात्मक स्वरूप है, एकात्मक स्वरूप है या अर्थसंघात्मक स्वरूप है, वो है किस आधार पर है? तो हम लोगों ने देखा कि सरकार के जो तीन अंग हैं, तीनों अंग जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, उसके आधार पर हम लोग देख पाते हैं कि कौन सर्वोच्च स्थान रखता है। आगे हम लोग बात करेंगे संविधान के दस्तावेजी स्वरूप का। दस्तावेजी जो स्वरूप है, दस्तावेज के आधार पर जो संविधान का हमने देखा था, यह हमने प्रकृति पर बात की। आगे हम इस पर और बात करेंगे। अभी हम आप लोग को एक समझ विकसित कराना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे और प्रकृति के बारे में बात करेंगे और संघात्मक या एकात्मक के बारे में और भी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग संविधान के प्रकार में हमने जो बात की दस्तावेज के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर संविधान, जिसमें हमने बताया था कि इसके दो भाग, लिखित रिटन अलिखित। यानी कि लिखित संविधान, अलिखित संविधान। क्या होता है लिखित संविधान, क्या होता है अलिखित संविधान? तो हमने पहले ही बात की, चाहे संविधान लिखित हो चाहे संविधान अलिखित हो, दोनों ही लिखित अवस्था में होता है। यानी कि दोनों लिखा हुआ अवस्था में होता है। ऐसा नहीं है कि लिखित संविधान ही लिखित अवस्था में है और अलिखित संविधान लिखित अवस्था में नहीं है। चलिए, दोनों में बेसिक फर्क का हम अगर बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि लिखित संविधान जो होता है वह एकल दस्तावेज के रूप में रहता है। एकल दस्तावेज, इस एकल दस्तावेज का क्या मतलब है? यानी लिखित संविधान कैसा होता है? एकल दस्तावेज। पुनः हम बात कर रहे हैं कि लिखित संविधान हो या अलिखित संविधान हो, दोनों संविधान क्या होंगे? लिखित होंगे।
एकल दस्तावेज होता है, जबकि अलिखित संविधान क्या होता है, एकल दस्तावेज नहीं होता है, वो मल्टीपल दस्तावेज होता है, यानी कि मिश्रण होता है, अलग अलग होता है। यह एकल अवस्था में है, यह अलग अलग अवस्था में है। कैसे? तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। आप लोग जाइए, अब बुक स्टोर पर जाइए और जाकर के बोलिए कि हमें एक भारत का संविधान का बुक दीजिए। तो किताब चाहे जिस भी राइटर का, किसी भी राइटर का बुक, तो जब ही आप लोग किताब देखिएगा, जब आप किताब आपके हाथ में आएगा तो आप उसके जो विषय वस्तु होता है उसमें उसको जब भी पलटिएगा तो पूरा संविधान आपको उसमें दिख जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं एकल दस्तावेज। और जब भी हम अलिखित संविधान में, जैसे हम इंग्लैंड के संविधान पर बात करते हैं, तो वहाँ हम अगर जाते हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं और वहाँ मांगते हैं कि हमको एक संविधान का बुक दीजिए, तो दुकानदार क्या बोलता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड के संविधान का बुक दीजिए, जब ही हम लोग इस वर्ड को बोलेंगे तो दुकानदार क्या बोलेगा? दुकानदार वहीं पर कहता है कि आपको विधायिका का बुक दें, कार्यपालिका का बुक दें, मौलिक अधिकार का बुक दें, न्यायपालिका का बुक दें, किस चीज का बुक दें? यानी कि हमने बात किया कि सिंगल कोऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट होता है और ये मल्टीपल कोऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एकल दस्तावेज है। और ये क्या है? एकल दस्तावेज न होकर के यह है अलग अलग रूप में पाया जाएगा, अलग अलग दस्तावेज। तो बेसिक अंदर का हम अगर बात करें तो एकल दस्तावेज और अलग अलग जो दस्तावेज है उसके आधार पर भी हम उसको अलग बोल सकते हैं। दूसरा हम बात करें कि लिखित संविधान अलिखित संविधान में क्या फर्क है। तो लिखित संविधान जो होता है यह पूर्व नियोजित निर्णय का परिणाम होता है। क्या होता है? पूर्ण नियोजित निर्णय का परिणाम होता है। पूर्ण नियोजित निर्णय का परिणाम होता है। एकल दस्तावेज कैसा होता है? लिखित संविधान कैसा होता है? पूर्ण नियोजित निर्णय का परिणाम होता है। इस दस्तावेज को तैयार करने से पूर्व एक संस्था का गठन किया जाता है। जैसे हम भारत का बात करें, अपने देश का बात करें, तो आपको पता होगा कि आपके संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा के अंतर्गत संविधान को लिखा गया और जिसको जैसे आप लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की 26 नवंबर 1949 को आपके देश के संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकार किया गया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कि एक संविधान सभा निर्णय का परिणाम होता है, यानी कि एक संस्था की जरूरत होती है और संस्था क्या है हम लोग प्रदेश के लिए? संविधान सभा। जबकि अलिखित संविधान पूर्ण नियोजित निर्णय का परिणाम नहीं होता है। यह क्या होता है? यह परंपरावादी होता है। परंपरावादी का मतलब क्या होता है? पुरानी रूढ़ी परंपराओं को ही इस संविधान में समाहित किया गया है। यानी कि इसको हम बात करें तो रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा अगर यही संविधान हम लोग के देश के लिए रहता तो हम लोग के लिए संविधान सभा की जरूरत ही नहीं पड़ता। हम लोग अपने पूरे भारत में बहुत सारे रूढ़िवादी परंपराएं हैं, क्योंकि अब विभिन्न भाषाओं का विभिन्न है,
हर चीज से विविधता रखे हुए हैं। हम लोग आया में पढ़ेंगे उसको हम। तो अगर ऐसा रहता तो रूढ़िवादी परंपरा रहता तो संविधान सभा का जरूरत ही नहीं पड़ता। हम लोग के लिए आसान था। हम लोग जल्दी जिस संविधान को लिखने के लिए आपको 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, तो उस संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन क्यों लगे? फिर नया परंपरा आएगा, फिर हम उसको ऐड करते चले जाएंगे, फिर ऐड करते चले जाएंगे। इसमें क्या है कि एक बार जो लिख दिया वही हमारा क्या हो गया, संविधान हो गया। जब इसको हम कुछ और चीज को हम अगर इसमें ऐड करना चाहें तो हम इसके लिए क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। जबकि इसमें आसान है संशोधन करना। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर श्रेष्ठता कौन रखे हुए हैं, जुडिशियरी यहाँ पर श्रेष्ठता नहीं रखे हुए है। यहाँ पर श्रेष्ठ कौन है, विधायिका। लेजिस्लेटिव यहाँ पर श्रेष्ठ स्थान रखे हुए हैं। ये संसद का जो मन करेगा उसको कानून के रूप में पेश कर देंगे। और यहाँ पर तो जुडिशियरी स्थान रखे हुए हैं। संसद कोई कानून बनाए और उस पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कार्यपालिका उस पर साइन करती है, उसको देखती है। उसके बाद उसको जुडिशियरी को जिम्मेवारी मिलता है कि इसको निर्णय किया जाए कि देश के शासन व्यवस्था को चलाने में क्या भूमिका अदा करेगा आगे चल करके। अगर उसको लगता है कि ये गलत है तो उसको वहीं रद्द कर देती है। वहां पर ये व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए संविधान सभा की आवश्यकता क्यों? संविधान सभा का इसके लिए आवश्यकता नहीं है। यह निरंतर उद्भव की प्रक्रिया से गुजरता रहा है। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, हालांकि संविधान को हम लोग क्या बोलते हैं, अभियुदित संविधान बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अभियुदित संविधान इसको हम लोग बोलते हैं। क्योंकि निरंतर उद्भव अवस्था से गुजरता रहता है। निरंतर उद्भव की अवस्था से गुजरता रहता है। क्योंकि ये किस पर आधारित है, रूढ़िवादी परंपरा पर आधारित है। और ये क्या है, अधिनियमित है। अधिनियमित